हमारे बॉर्डर टेंशन इतने ज़्यादा होते रहते हैं, पाकिस्तान को आज तक हम टैकल नहीं कर पाए हैं, चाइना का आज तक हम हल निकाल नहीं पाए हैं, और इसकी वजह से आप देखोगे कि जो बांग्लादेश जैसे नेशन है, नेपाल जैसे नेशन है, वो भारत को आंख दिखाने लगे हैं। तो क्या भारत ने कभी भी जो रियल रीज़न रहे वॉर के उनको सही से समझा ही नहीं? क्या ये भारत की हार है कि भारत आज तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस नहीं बना पा रहा है? यहाँ पर द प्रिंट में भी खबर निकली थी, द इंडिया जस्ट डजंट वांट टू गो इनटू द रियल रीजन बिहाइंड द वॉर्स। हम वॉर्स के रियल रीजन पर जाना ही नहीं चाहते। ये हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका भी एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक हमारी जो नीतियां होती है उसका भी एक ब्लाइंड स्पॉट है जिस पर हम बात ही नहीं करते हैं। इंडिया जस्ट डज नॉट वांट टू गो इनटू द रियल रीजन बिहाइंड एंड इट्स ओवर द ब्लाइंड स्पॉट। और इस तरीके से ये आर्ग्यू पूरा छिड़ गया है, और यहाँ पर पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे जब जब इंडिया को कोई हमला होता है, अभी भी देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया पर हमले करवा रहा है, चाहे पहलगाम अटैक हो जाए, चाहे अभी आप देखो दिल्ली में ब्लास्ट हो जाए, हम क्या करते हैं, हम इंटेलिजेंस फेल्योर बना करके साइड से किनारा करके निकल जाते हैं। मीडिया उसको बहुत ज्यादा कवर नहीं करती है। हम ये कह देते हैं कि हाँ हम इस जो चीज है इसको देख रहे हैं और देख करके फिर इसका जवाब देंगे। हमें एक दिन तो पूरा प्रोसेस करने में लग जाता है कि हमें उस पर कोई जवाब देना है, क्या देना है वो बताने में पूरा चला जाता है, किसके ऊपर ये आरोप मढ़ना है इस पर चला जाता है, क्योंकि सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती नहीं है कि हाँ ये हमारा फेल्योर हो जाता है, हमारी पॉलिसीज का फेल्योर हो जाता है। आपको मैं एक डेटा बताऊंगी और आप चौंक जाओगे। और देखना आप यहाँ पर, जब इसी बीच जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल रहे हैं मनोज नरवाणे, इनसे पूछा गया कि आप इतने समय सर्विस में रहे और जब भी आपसे अगर कहा जाए कि 6 साल पीछे आप जाकर के सोचे तो आपके माइंड में क्या आता है, तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि हमें ये लगता है कि हमें चाइना को समझने की जरूरत है। हमारी जो सबसे बड़ी एक तरीके से कमजोरी हो जाती है या सबसे बड़ी वीकनेस आप कह लो चाइना को लेकर के हो जाती है कि हम जानते ही नहीं है कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, चाइना कब करता क्या है। हमने शायद चाइना का गहराई से कभी अध्ययन ही नहीं किया है। हम खाली बस ऊपर ऊपर चाइना को जानते हैं। चाइना इतना रहस्यमयी है, वो कब क्या करेगा हमें कुछ नहीं पता है। चाइना अभी अगर गहलवान मुद्दे पर शांत बैठा है, क्यों शांत बैठा है हम ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो शांत क्यों बैठा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है कि बॉर्डर पर जो हमारा नेशन है उसकी हमने सही से स्टडी ही नहीं कर रखी है। दिस इज द रियल रीजन। इसके बाद उन्होंने गहलवान चीन की मंशाओं पर चर्चा करते हुए जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक की बात की और बोला कि लेकिन हम अभी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि इसका निर्णायक स्पष्टीकरण क्या रहेगा। और ये आपको पता लगेगा रियलिटी में कि ये पूरी बात सत्य हो जाती है। अतीत के अगर हम युद्ध विश्लेषण देखें और आकस्मिक जो घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, सिर्फ ये कह करके हमारे देश के जो नेता हैं या ये कह करके हमारे देश की जो नीतियां हैं वो साइड हो जाती हैं कि भैया ये इंटेलिजेंस हमारा फेल्योर था, जबकि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ऐसे कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर हो जाता है। उदाहरण के लिए आप 2020 में चीन का आप देख लो कि प्रगति ना होना पहली बार था। ऐसा तो नहीं था कि 2020 में ये घटना हुई थी, पहली बार कोई बॉर्डर पर घटना हुई थी, इससे पहले ही भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने कभी अपने शत्रु को पहचाने नहीं, ना इसके पैमाने निर्धारित किए, ना समय, ना इरादे के संदर्भ में। ये हमेशा कहते हैं कि हमें आश्चर्य हुआ ये हो गया। अरे आप क्यों ये कहने बैठ जाते हो कि हमें आश्चर्य हुआ ये चीज हो गई। आप देखो, चाहे भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध की जो बात हुई, ठीक है, इसके बाद 1962 में देखो भारत चीन युद्ध होता है, 1948 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। इस दौरान भी हम सिर्फ आश्चर्यचकित होते रह गए कि हमें आश्चर्य हुआ ये हुआ। यहाँ चीन इरादों की अस्पष्टता से कई अधिक व्यापक, ऐतिहासिक और शायद अधिक रहस्यमयी पहलू भी मौजूद हैं जो हमें नहीं पता है। आखिरकार कारगिल जब युद्ध हुआ था तो उसकी एक समीक्षा रिपोर्ट आती है अंततः, और वो भी यहीं तक सीमित थी कि हम आश्चर्य हुए हैं। वहां पे जो विश्लेषण थे, 19 अगस्त 71 का युद्ध हम छोड़ दे, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जिसकी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी थी और हम वाकई बहुत पावरफुल तरीके से आगे आए थे, तो इनमें इन्होंने पूरा जो एक तरीके से इसको स्टडी किया है ना, वो बाकी सारे युद्धों पर लागू हो सकता है। और ये जो विश्लेषण लेकर के आए थे कारगिल युद्ध में जो सारी चीजें हुई थी, उसका विश्लेषण भी मैं आपको बताऊंगी। 20 साल हो गए हैं जिसमें पॉइंट्स बताए गए थे कि इंडिया में क्या कमियां हैं और क्या इंडिया को ये कमी दूर करनी चाहिए और इससे हमें फायदा मिलेगा फ्यूचर में, वो भी नहीं हुआ है। इसके साथ देखो, यहाँ पर चीन यूं ही चुप नहीं बैठा है। एलएसी पर 2020 से पहले के पेट्रोलिंग और एलिमेंट का मतलब अब हम समझना चाहिए, लेकिन वो भी अभी हम शांति से बैठे हुए हैं। इस पर कोई हम आगे ना हमने प्रोसेस किया है, ना इसको लेकर के कोई काम किया है। अगर देखा
देखा जाए तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर एक हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाता है, ये ट्राई जंक्शन हो जाता है, यहाँ पे डोकलाम, सिक्किम, चाइना, भूटान ट्राई जंक्शन हो जाता है, और यहाँ पे चुम्बी वैली हो जाता है। लेकिन इसको लेकर के भी अभी कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही सरकार कोई पॉलिसी बिल्ड कर रही है। भारत अपनी पिछली सुरक्षा विफलताओं से कितना सीखता है, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें जैसे 1962 कारगिल घुसपैठ, बड़े आतंकी हमले, सीमा पर अचानक तनाव, तो हमें देखने को मिलता है हमने कुछ नहीं सीखा इससे। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस हो रहा है। हमने सच में एक भी पॉलिसी बिल्ड नहीं करी इसको लेकर के, हम सच में अपनी नेशनल सिक्योरिटी अभी तक नहीं बना पाए हैं इसको लेकर के। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए भाई, एक डॉक्यूमेंट होगा उसके तौर पर सारी चीजें चलेंगी ना। जब है ही नहीं, हम कब क्या कर देंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे, कब किस पर स्ट्राइक कर देंगे, किसके साथ कैसे हमें पेश आना है, किस नेशन के लिए हमारी क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है हमारे पास। जबकि पूरी दुनिया में हर एक देश के पास मौजूद है, लेकिन इंडिया के पास नहीं है। आप देखो इंडिया चाइना के की बॉर्डर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और यहां पर आप देखोगे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, 1962 अक्साई चीन वाला मामला, अरुणाचल प्रदेश 1967, नाथुला 1975, तुलुंग वाला 1986, यहाँ पर आपका सोमदुरोंग चू वाला 2013, देपसांग वाला 2014, चुमार वाला 2015, बुटसे देपसांग वाला 2017, डोकलाम वाला 2020, गहलवान वाला, और 2022 में अभी आपका हुआ था यांगस्ती वाला। तो ये समय समय पर होता रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये बंद हो रहा है या रुक रहा है या फिर चाइना पीछे हट रहा है, नहीं। लेकिन हम चाइना की पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी समझने में विफल रहे हैं, लेकिन हम इसको मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? हम जबरदस्ती बस कहते रहते हैं कि हम अभी सुपर पावर बन जाएंगे, अभी हम इतना मिलिट्री ये कर रहे हैं, अभी भाई टाइम है, उसमें भी इंडिया जरूर बनेगा एक दिन, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब ना जाएंगे यार बनने। इतने सालों से ये कंसर्न है, ये इशू है, जब हमारे पूर्व सेना प्रमुख ये तक कहने को रेडी हो गए कि भाई हम चाइना को समझ ही नहीं पाए हैं, हमारे पास चाइना की स्टडी ही नहीं है कि चाइना के काम करने का तरीका क्या हो जाता है। और जब हमारे पास उसको लेकर स्टडी नहीं है, सही पैमाने नहीं है, तो कैसे हम उस नेशन को जज करके उसके लिए अपने जो नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो बना सकते हैं। अब ये हुए तो भैया हमारे पास क्या ही एक ऑप्शन था, हम हमेशा झुके हैं चाइना के आगे। दिस इज द रियलिटी, हमें झुकना पड़ता है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। ये हमारी समस्या है और ये सच बात है। कई बार बुरा लग सकता है जब हम ये देखते हैं, लेकिन भारत जो है ना कई चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। भारत ने बहुत बार हर एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हुआ करती थी इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन चलो अब तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। अब तो हम अपने जो पैमाने हमने सेट करे थे कि इंडिया हमेशा झुक करके रहेगा, उसको तो अब हम बदल रहे हैं ना। हमने देखा कि भाई हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वेल एंड गुड, लेकिन हमें जब दोबारा चीजें हुई थी, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इसको लेकर के भी कुछ कार्य करने चाहिए थे, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे जैसे ये विवाद होते हैं तो वैसे वैसे हमारे कुछ की बॉर्डर अग्रीमेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि 1993 में हमने बॉर्डर पीस जो ट्रीटी है वो साइन करी थी, फिर 1996 में हमने कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हुआ था तो उसके लिए मेजर अग्रीमेंट साइन किया था। 2005 में हमने डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल फॉर द रिलेशन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन किया। फिर उसके बाद 2005 में हमने अग्रीमेंट किया ऑन द पॉलिटिकल एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल, इसको लेकर के 2012 में हमने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर द कंसिडरेशन और द कोऑर्डिनेशन, इस पर काम किया। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट करते हैं और 2014 में दोबारा से बॉर्डर पेट्रोल अग्रीमेंट वही साइन करते हैं, गहलवान घाटी वाला। तो ये हमने किया, लेकिन इसके बाद क्या हम ये देख पाए कि आगे क्या हो रहा है। अब ये वो कमेटी रिपोर्ट थी जो उन्होंने कारगिल में जब हुआ था ना, ये अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारा, आया था, कमेटी बनाई गई, आपकी कारगिल रिव्यू कमेटी थी, नरेश चंद्रा कमेटी थी, और यहाँ पर आप देखोगे शेतकर कमेटी थी। इन कमेटियों ने यहाँ पे बताया सबसे पहले कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इस पर सबने बोला कि हाँ भैया बहुत ज्यादा, इन्होंने बस किया था कि नो कमेंट, इन्होंने बोला हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, हर नेशन के लिए हमें अलग अलग कुछ चीजें बनानी होगी और एक हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये हर नेशन के पास होता है और उसी पैमाने पर देश आगे बढ़ता है। लेकिन हम आज तक नहीं बना पाए हैं। हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आके। ये 20 साल पहले बताया गया था कि हमारी क्या कमियां हैं जो आज दिन तक मौजूद हैं, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और ये हमारे लिए वाकई बहुत ही शर्म की बात है कि 20 साल से हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सैनिक बेचारे खड़े होते हैं सीमा पर, अपनी जानें तक गवा देते हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन सरकार एक पॉलिसी नहीं बना पा रही है। कितनी बड़ी बात है।
चलिए और यहां पर बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की गई थी। सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व इंटेग्रेटेड ऑफ द 3 आर्म्ड फोर्सेस, यहां पर ऐसा होना चाहिए, ये बात की गई थी। इसमें यस 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 सबने बोला था। इसके बाद थिएटर कमांड्स की बात की गई थी कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे नेशन में थिएटर कमांड्स होना, जो कि अब यहां पर बनाई जाने लगी, जैसे कि अंडमान में हम थिएटर कमांड बना रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही तो हम भैया दूसरे नेशन को टैकल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द एमओडी विद द सर्विस हेडक्वार्टर, वेयर द 3 सर्विसेज हेडक्वार्टर विल बी ब्रॉट इनटू द एमओडी, रीवैप द वेपन्स एंड द एक्विजिशंस, हमें जो हमारे एक तरीके से क्या 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 हथियार हमारे पास हो जाते हैं, हमारे पास वेपन किस तरीके से है, उनको किस तरीके से हमें और बेहतर बनाना है, इसको लेकर के काम करना होगा। ये कमेटी ने हमें बताया था, इस पर बहुत सारी कमेटी ने यस नो कमेंट्स सारी चीजें करी थी, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सेम ये चीज पाकिस्तान के साथ भी होती रहती है कि पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ हमले करता रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बवाल खड़ा करता रहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हाँ भैया ठीक है, पाकिस्तान ने वो जमीन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, उसने देखो कितना बड़ा माइंड गेम खेला, जो उसकी खुद की जगह नहीं है, जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, उसमें से उसने इन्वॉल्व कर लिया किसको, चाइना को। और चाइना के साथ यहां पर आप देखोगे एक टेरिटरी सेटेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, और ये उसको गिफ्ट कर दी कि भैया ये हम तुमको दे रहे हैं। उसका मोटिव ये था कि हम इसमें तीसरा नेशन इन्वॉल्व करेंगे, जब 3 नेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे तब तो ये मामला और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा, और तब इंडिया को पीओके लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। जो चीज हमारी है नहीं, हम किसी और को दे रहे हैं, और इंडिया शांति से बैठ करके ये कह रहा है कि भाई ये तो हमारा पड़ोसी देश हो जाता है, हम तो इसके साथ अच्छे से संबंध बनाएंगे, और क्या कहें हम, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे ये आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर जो है वो हर बार कितना होता रहता है। आप देखो कि आप कितने तरफ से घिरे हो, आपके सामने 2 फ्रंट वॉर हो जाता है। लद्दाख की बात कर लूं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लूं, यहाँ पर चाइना है, और उधर आप चले जाओ आपके लिए पाकिस्तान है। 23 डिस्प्यूटेड एंड द सेंसिटिव एरिया अलोंग द अनरिजॉल्व 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC विटनेस एग्रेसिव पेट्रोलिंग फेस ऑफ बिटवीन द ट्रूज फ्रॉम द 2 साइड्स। लेकिन ये इश्यूज हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आप देखो लद्दाख में चाइना है, डेमचोक हो जाता है, आपका डेमचेले हो जाता है, पैंगसो हो जाता है, चुमार हो जाता है, संगरू गैप हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू हो जाता है, सोमदोरोंगचू हो जाता है, एसफिला लोंगजू हो जाता है, डीचू हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। और इधर आप आ जाइए हिमाचल में आपका क्योरिक हो जाता है, शिपकिला हो जाता है, ये चल रहे हैं बॉर्डर इश्यूज। कब हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे, हम कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें झुकना पड़ता है हर एक नेशन के आगे, क्योंकि हम अपनी कोई पॉलिसी ही उतनी स्ट्रांग नहीं बना पाए हैं। फ्रॉम सरप्राइजेस टू रिकॉग्नाइजेशन, इसके ऊपर एक किताब तक छप गई कि भैया कितना सरप्राइज हो गए आप लोग। कभी तो ये कह दो कि हाँ हमारी गलती है, यहाँ पर हम नहीं समझ पाए, हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप हमेशा कहते हो हमारा रॉ फेल रहा, हमारी इंटेलिजेंस फेल रही। कैसे? क्योंकि आपके सिस्टम में खामियां हैं, एंड दिस इज द रियल रीजन। क्यों ऐसे अदर नेशन नहीं कह देते? क्यों कभी चाइना क्यों नहीं कह देता इस तरीके से? ऑफ कोर्स चाइना के लिए भी हो सकता है। कारगिल, हाउ इंटेलिजेंस फेल टू डिटेक्ट पाकिस्तान प्लान्स। कैसे फेल हो गई इंटेलिजेंस? आपकी रिसर्च कर रही थी, एनालिटिक्स कर रही थी, आपको समय समय पर जानकारियां भी मिल रही थी। सेम यहाँ पर आईबी भी आपकी काम कर रही थी, इंटेलिजेंस आपको भेज रही थी, तब भी आप नहीं समझ पाए। आप आगे आइए, आप देखिए यहाँ पर कारगिल टू गहलवान डिस्टिंग्विश इंटेलिजेंस फेल्योर्स एंड दी रिस्पॉन्स फेल्योर्स। हमेशा ये कहा जाता है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि हमें शत्रु ने कई पूर्वानुमान लगाने में विफल हुए, अक्सर खुफिया जानकारी की कमी रही, और यही हमारी सबसे बड़ी चीजें रही है। जबकि हम पैसा कितना खर्च कर रहे हैं इंटेलिजेंस पर? हमारी 3168 करोड़ हम रॉ पर खर्च करते हैं, 2838 करोड़ हम आईबी पर खर्च करते हैं, एंड जस्ट दैट इज जस्ट ऑफिशियल। इसके अलावा और कितना पैसा खर्च होगा हमें नहीं पता होता है। ये आईबी और रॉ का है, हम रियल इंफॉर्मेशन तो वैसे भी नहीं जान सकते, ये तो ऊपर ऊपर है जो हमें पता चलता है। आप कितने सारे मिशन कहीं चला रहे होगे। वी हैव सैटेलाइट सर्विलांस, ह्यूमन एसेट, साइबर सेल, सब कुछ हमारे पास है भाई। क्या नहीं है आपके पास? और फिर भी आप नहीं पता लगा पाते हो। देन हाउ टू टेररिस्ट स्टिल स्ट्राइक विद द सर्जिकल प्रिसीजन? वो आपके ऊपर स्ट्राइक करके चले जाते हैं। व्हाट्स द पॉइंट टू हैविंग द इंटेलिजेंस इफ इट इज ओनली वर्क फॉर द एक्सप्लोजन? मतलब क्या है? अगर आपके पास इतना इंटेलिजेंस है, 3168 करोड़ रुपए रॉ पे खर्च कर रहे हो, 2838 करोड़ रुपीस आप आईबी पर खर्च कर रहे हो, तो व्हाट इज मीन फॉर दैट?
कितना पैसा खर्च किया जाए, उसके बावजूद जो घटनाएं हैं वो तो घटती रहती हैं। हमारे पास आईबी रॉ हो जाती है फॉर द इंटरनेशनल, हमारे पास सीबीआई और एनआईए हो जाती है फॉर द नेशनल, बट लेकिन हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। अभी भी आप देखो, अगर हम नंबर गेम में भी बात करें तो हमसे चाइना बहुत आगे है। रीजन इज दैट कि हाँ भाई पैसा है, हम समझते हैं, पॉपुलेशन में हम आगे हो जाते हैं। अगर टोटल मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया आ गया 3.4 मिलियन, अगर चाइना की बात करें 2.69। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, आर्म फोर्सेस की बात करें तो भैया ये देखो, ये चाइना, ये इंडिया की पोजीशन है एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ चाइना। बहुत बेटर है हमसे आगे। सबमरीन्स आप देख लो ना, इंडिया के पास 16, चाइना के पास 76। मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या हम हमेशा झुकते रहते हैं? अगर हम भी देखें ट्रेड डेफिसिट की बात करें, आप देखो कैसे ट्रंप जब चाइना जाते हैं तो ऑफ कोर्स ट्रंप के सामने 4 शर्त रख देता है चाइना के, भाई इस मुद्दे पर हमें आपसे बात नहीं करनी है। और हम वही इंडिया, रीज़न कि हम ट्रेड इतना ज़्यादा करते हैं चाइना के साथ, हम नहीं वो करवा पा रहे जो हमें करना चाहिए कि भैया पूरी तरीके से कट ऑफ कर दो चाइनीज सामान को। रीज़न अगर हमने कट ऑफ कर दिया तो सस्ती चीज़ें जो इंडिया के लोगों को मिल पाती हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी। इंडिया के लोग चाइना सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है हमें, सिंपल सी बात है ये। और उसके बाद देखो 2020 में गलवान हमला हुआ था, जो भी चीज़ें, उसके बाद भी हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ज़्यादा हो जाता है। फाइनेंशियल 50 टू 2024 मैंने आपकी बात करी है। फ्रॉम शॉर्ट बैटल्स टू 5 ईयर वॉर, हमारे यहाँ पे राजनाथ सिंह हमेशा कह सकते हैं, कहते रहते हैं, कह सकते क्या, कहते रहते हैं कि भैया हमेशा हमें 5 साल में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि छोटे मोटे बैटल्स जो ऐसे होते रहेंगे। बट वो जो रियल चीज़ें हैं उस पर बात करते ही नहीं, वो ये कहते ही नहीं है कि हाँ भैया हमें क्या है, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चाहिए, वो ज़रूरी है इंडिया के लिए, उस पर बात नहीं की जाती है। दिल्ली में बहुत बार आपके इस तरीके से कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। अभी 8th मीटिंग हुई थी, आते हैं सब लोग, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सरकार का पैसा फूकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बना नहीं पा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द 2-day 8th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस 2025 इन द दिल्ली एंड दी बात खत्म। ये जब तक नहीं होगा ना, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी विदाउट डॉक्ट्रिन इज लाइक अ शिप विदाउट कंपास, ये कहा गया है कि आप स्ट्रेटेजी विदाउट डॉक्ट्रिन बनाओगे, क्या बनाओगे स्ट्रेटेजी? दिस इज अ शिप विदाउट कंपास, आपको पता ही नहीं किस दिशा में जाना है, किस नेशन के साथ कैसे हमें चीजें करनी है। आपने हर एक नेशन का जो एक पोर्टफोलियो होता है वही नहीं बना रखा है। मिंट में भी खबर छपी है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन कारगिल 1999 टू 2020। आप देखो क्या चल रहा है, डज इंडिया नीड्स इट नाउ मोर देन एवर? क्या अभी भी हमें इससे ज़्यादा कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? हमें आज ज़रूरत है इसकी, लेकिन ये नहीं बिल्ड हो पा रहा है। चाहे वो चाइना का देख लो, चाहे पाकिस्तान को देख लो, वो हम पर अटैक करते रहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं चीज़ों को लेकर। हमें लगता है यूएस ठीक कर देगा, हमें लगता है रशिया हमारे साथ है, हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम एक्शन कब लेंगे? वाई वी डिडंट टेक एक्शंस? रीज़न इज दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरी सिंगल थिंग्स फॉर चाइना, फॉर यूएस, फॉर अदर नेशंस। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। अब धीरे धीरे हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फेल्योर्स को समझना, उसको ठीक करना। 20 साल हो गए जब कारगिल युद्ध को लेकर के पूरा हमारे पास काला चिट्ठा आया कि भाई ये कमियां थी हमारी, इस वजह से ये चीज़ें हुई, हम नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर गलती किसकी हो जाती है? उसकी जो इस देश के नागरिक हैं, उसकी जो इस देश के बॉर्डर इलाकों में जो सबसे क्रूशियल इलाके हैं, इतनी ठंड में खड़े रहते हैं, या फिर आईबी की, या फिर रॉ की, या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, किसकी गलती है? आप बताइए किसकी गलती है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।